बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे सवाल आए। सवाल कुछ नई शिक्षा नीति पर हैं, सवाल ऑनलाइन शिक्षा पर हैं, सवाल जो दूरस्थ क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में कैसे छात्र, यदि जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो छात्र कैसे पढ़ेगा, इस तरीके के सवाल हैं। ये महाविद्यालयों में कब परीक्षा होगी, फिर कैसे करके संस्थान खुलेंगे, इस तरीके के सवाल हैं। ये जो जेईई है और नीट है, इसकी परीक्षा की तिथियां हमने घोषित की, तो फिर वो कैसे करके परीक्षा देंगे और तैयारी कैसे करेंगे, इस तरीके के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। मोटा मोटा यदि देखें, हाँ, और रिक्तता का भी आई कि बहुत सारे महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, तो उनकी कैसे करके इनको भरा जाएगा। तो जो भी सारे लगभग सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो आपने कहा कि चुनौतियों के अवसर हैं और उसमें जो चुनौती है उनको अवसरों में तब्दील करना है, ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं उन लोगों के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सवाल, अभी आ ही रहे हैं सवाल, और उनका जो निचोड़ है। तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने, यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया और नए अभियान के साथ बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। यूजीसी के स्कूली शिक्षा में जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक टास्क फोर्स गठित की कि वो तय करेगा कि किस किस तरीके से आगे इसका शैक्षणिक कैलेंडर इन प्रस्तुतियों में होगा, ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी यूजीसी के चेयरमैन के संरक्षण में एक टास्क फोर्स नीचे वहां भी गठित की है, और जिसने पूरा का पूरा शैक्षणिक ये जो वर्तमान में परिस्थितियों में उसको कैलेंडर भी बनाया, और आगे किस तरीके से छात्र एक तो सुरक्षित रहें, एक जो छात्र अपने अपने घरों पर पहुंच गए सुरक्षित हैं, कुछ छात्र हमारे अभी भी जो हॉस्टल में है और उनका पारस्परिक समन्वय कैसा हो, और आगे जुलाई से परीक्षाएं सुनिश्चित की हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक यदि सामान्य स्थिति हुई तो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी। किस तरीके से होंगी, वो सामाजिक दूरियों की क्या होगी, सुरक्षा का क्या होगा, यातायात का क्या होगा, तमाम व्यवस्थाओं पर वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट भी दे रही है, उसने अध्ययन भी कर दिया, और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के परामर्श से हम उन परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा पहला है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस समय तक भी सामान्य स्थिति नहीं होगी, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र होगा, पहले वर्ष का होगा, वो उसका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उसको पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि दूसरे तीसरे जो वर्ष के होंगे, सेमेस्टर के होंगे, वो पहले वाले सेमेस्टर का उसका जो अंक होगा उसका 50% और जो वर्तमान में उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा उन दोनों का उसके 50%, उसके 50%, इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा। जबकि फाइनल परीक्षा होगी, वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वैकल्पिक दृष्टि से सारे लोगों का निर्धारित किया है, शैक्षणिक कैलेंडर बाकायदा जारी भी कर रहे हैं, और एक के बाद ये भी कह दिया कि सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और जैसे हमने यूजीसी के अंतर्गत एक कोर टीम बना करके एक ऑनलाइन लोगों के जो छात्रों के सहयोग के लिए एक कैसे करके एक कमेटी गठित की है, एक प्रकोष्ठ गठित किया है। तो ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों से नीचे फिर महाविद्यालय के अंदर भी छात्र को कोई परेशानी न हो, वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करने की बात की गई है। लेकिन छात्र हमारे जो मेन धुरी में है वो छात्र का हित है, वो हमारी संपत्ति है। छात्र छात्रा कैसे करके सुरक्षित होकर के और आगे बढ़े, ये हम लोगों ने किया। और यूजीसी ने ये भी तय किया है कि जो भी यदि किसी को वहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो सीधे यूजीसी के उस
प्रकोष्ठ में भी वो अपनी बात कह सकता है और जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय तक भी अपनी बात को रख सकता है। तो हर स्तर पर और लगातार निर्णय ले रहे हैं और निर्णय लेकर के उसके पक्ष में क्या बेहतर हो सकता है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने अभी कहा कि ये प्रश्न पूछे गए कि जो नीट है और जेई जो मेन है और एडवांस परीक्षा है उसकी तिथियां तो हम लोगों ने घोषित की। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसके सामने ये कठिनाई है कि वो कैसे तैयारी करे, तो बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप एनटीए ने बनाया है, अद्भुत बनाया है। किसी छात्र को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके आधार पर अपने टेलीफोन पर जो है डाउनलोड करे और करे नहीं कर दिया। अभी 3 दिन पहले जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले उसको शुभारंभ किया, अभी तक 4,70,000 छात्रों ने उसको डाउनलोड कर दिया, जबकि 4,60,000 स्वयं का टेस्ट भी दे चुके हैं। तो ये अद्भुत छात्र के हित में हम लोगों ने किया कि कैसे करके इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो बार बार जो है जिस तरीके से हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं उसको हम लगातार बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले भी आग्रह किया कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको सभी को कहा, चाहे हमारे अध्यापक गण हैं, चाहे हमारे छात्र गण हैं, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो स्वास्थ्य विभाग ने हमको एक सेतु दिया है हमारे जीवन को का प्रबंधन ऐसे क्षणों में अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी हमारे छात्र छात्राएं और हमारे तमाम शिक्षाविद जो है उसको भी ले रहे हैं। ये भी मुझे खुशी है। जो दूसरा सवाल आपने किया वो भी बहुत जायज है कि अचानक जो है पूरा देश ऑनलाइन पर आया, ये बात सही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने आज जो सेमिनार रखा है, ये जो आयोजन रखा है, वेबिनार रखा है, निश्चित रूप में ये आज की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या इन चुनौती को अवसर के रूप में क्या कर सकते हैं। तो आपने उस चुनौती को अवसर के रूप में लिया है। ऑनलाइन कोई सोचता नहीं था, न देश ने सोचा, न दुनिया ने सोचा, न हमने सोचा, न छात्र ने सोचा और न अभिभावक ने सोचा, और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी कि बच्चा घर पर रहेगा और उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। लोग चिंतित थे, लेकिन ये अवसर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया है और हमने पूरे देश को, चाहे स्कूली शिक्षा है चाहे उच्च शिक्षा है, इसको हम ऑनलाइन पर लाए हैं। हम स्वयं प्रभा के माध्यम से और एनडीएल के माध्यम से किया है और बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, आपको मालूम है कि जो हमको आर्थिक पैकेज दिया शिक्षा को, वो 3-4 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई आगे कैसी बढ़ सकती है शिक्षा, वो तो दिया ही, लेकिन पीएम जो प्रधानमंत्री जो ई विद्या का जो ऑनलाइन कैसे करके बढ़ सकता है, ई विद्या बहुत बड़ा, एक राष्ट्र एक पोर्टल हो जाएगा, एक विषय में एक चैनल हो जाएगा। तो जिस तरीके से एक विषय का एक चैनल हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा देश आ जाएगा, और वो हमने किया। आपको इस बात को जान करके खुशी होगी कि हमारे दीक्षा पोर्टल पर करोड़ों जो है लोग छात्रों ने उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने ई पाठशाला पर बहुत करोड़ों छात्र जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे स्वयं है उच्च शिक्षा में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा हो गया ये स्वयं दुनिया का। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो दूसरी चिंता थी, वो दूसरी चिंता भी नाजायज चिंता थी कि जो छात्र बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है, उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं होगा, उसके पास नेट की सुविधा नहीं होगी, तो वो कैसे करेगा। इसीलिए हमने स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल है, इन 32 चैनलों को और सशक्त किया है। ये जो स्वयं प्रभा के 32 चैनल है, ये डीटीएच पर आएंगे, ये टाटा स्काई पर आएंगे, ये रिलायंस पर आएंगे, ये डिश टीवी पर आएंगे, ये दूरदर्शन पर आएंगे और 24 घंटे आएंगे। जो छात्र के पास और कोई सुविधा नहीं है, वो अपने टेलीविजन में वो अपने पाठ्यक्रम को देख सकता है, ले सकता है
और वो चाहते हैं हम अंतिम छोर पर भी बैठे रहने वाला बच्चा, उसको भी शिक्षा मिले, अंतिम छोर पर रहने वाला, और वो भी ना छूटे, उसको चाहे हमको रेडियो के माध्यम से जाना पड़े, जिस जिस माध्यम से भी जाना पड़े हम जाएंगे, और उसके लिए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम लोग काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और इन 2 महीनों ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया तेजी से आगे बढ़ने के लिए। हमने उन परिस्थितियों को भी संजोया, हम चुप नहीं बैठे, हम हाथ पर हाथ रख करके भी नहीं बैठे, और हम लोग केवल कोरोना का रोना भी नहीं रोए। आप सब लोगों ने एक योद्धा की तरह डट करके मुकाबला किया, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे खुशी होती है इस परिवार में कि सब वैचारिक लोग भी हैं, तो प्रखर लोग भी हैं, तो विजन ही नहीं है, मिशन में तब्दील करने की ताकत भी है कि मैं जो सोचा वो क्रियान्वित कैसे होगा, और आपने उस काम को करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आप रात और दिन जुट करके पहले की अपेक्षा इस समय ज्यादा मेहनत हो रही है, और मेरा जो शिक्षा विभाग है, जो मेरी टीम है, वो भी 15-15, 16-16 घंटे रात और दिन काम करके आज हमने ये ऑनलाइन पर लाए हैं हम पूरी शिक्षा को, और हम आगे बढ़ेंगे, ताकत के साथ बढ़ेंगे। और आपका जो दूसरा तीसरा जो कई लोगों के ये भी प्रश्न थे कि शोध का क्या होगा और शोध का क्या हो रहा है, आपको तो मालूम है हम स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के साथ जहां पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं, वहीं हम स्टार्स हो या स्ट्राइड हो, अंतर विषय शोध हो, उन अंतर विषय शोध को भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो या इम्प्रेस हो, हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान और ज्ञान प्लस में भी, ज्ञान में बाहर की फैकल्टियां जहां हम अपने देश के अंदर लाने के लिए तैयार हैं, वहीं अब ज्ञान प्लस में हमारे जो अध्यापक हैं, क्योंकि मुझे गर्व होता है अपने अध्यापकों पर, हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभाएं, ये दुनिया को जाएं, दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का छात्र इधर आना चाहिए, और जो मेरा छात्र जो अध्यापक है वो दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। उस लाइन पर है हम, और इसलिए आपने देखा है कि स्टडी इन इंडिया के तहत अभी तक 40,000 से भी अधिक नामांकन हो गए, और अब तो होड़ लग गई है, लोगों की होड़ लग गई है। मुझे भरोसा है कि देश से जो 7.5 लाख बच्चे जो बाहर विदेशों में जाते हैं, अब उनके लिए उनका इन संस्थानों में, जिन संस्थानों को आप सब लोग चला रहे हैं, इन संस्थानों में निश्चित रूप में वो अपना भविष्य तलाशेगा। और हमारी संस्थाएं छोटी नहीं है, बहुत शिखर की संस्थाएं हैं। हमने अब देश और दुनिया में अपने को साबित किया है। हम रैंकिंग में भी अब तेजी से छलांग मार रहे हैं, हम चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो। और इसलिए जो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ई शोध सिंधु है या एनडीएल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 4.5 करोड़ से भी अधिक उस पर सामग्री उपलब्ध है। तो इसलिए शोध छात्रों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जो शोध की आप चिंता कर रहे थे, अभी आपको तो मालूम है कि शोध के लिए एक अलग सा एक जो अभियान चलने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में होगा, वो शोध का एक अभियान अलग चलेगा। और वो अभियान मुझे लगता है कि उस शोध छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पीएम आरएफ जो पीएम के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी का जो शोध छात्रों के लिए अलग अभियान है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो छात्रों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शोध की दिशा में उनको आगे बढ़ना है। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी है, कुछ लोगों ने बोला कि कोरोना के समय में जो गतिविधियां क्या रही हैं, आपको तो सब मालूम है, आप ही से गुजर रही हैं गतिविधियां। हमारे आईआईटी हो, हमारे एनआईटी हो, हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारे महाविद्यालय हो, कितना अनुसंधान हो, आईसर हो, आईएम हो, इतना अनुसंधान हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, वो क्या कर सकते हैं। तो हमारा छात्र, हमारा अध्यापक आपके नेतृत्व में वो घर पर नहीं बैठा, बल्कि प्रयोगशालाओं में जाकर के नया अनुसंधान किया है।
जिस पर हमको गर्व होता है। आज चाहे वो मास्क का हो और चाहे वो वेंटिलेटर का हो, एक से एक, चाहे वो किट का, जांच की किट का हो, कम मूल्य में अधिक प्रभावकारी और रिजल्ट देने वाली तमाम 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 प्रकार के जो है उपकरणों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि इस बीच जिस तरीके से हमारे संस्थानों ने अनुसंधान किया है अद्भुत है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमने युक्ति पोर्टल बनाया। युक्ति पोर्टल ये बनाया कि जो जो लोग जहां जहां काम कर रहे हैं वो लोग सब अपने इस युक्ति पोर्टल पर अपनी बातों को डालें, ताकि पूरे देश को पता चले कि मेरे संस्थान क्या काम कर रहे हैं। और आज हम गर्व के साथ सीना चौड़ा कर सकते हैं, माथा ऊंचा कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे छात्र बेहतर अनुसंधान कर रहे हैं और अपने को साबित कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कोरोना के समय में तमाम एक के बाद बहुत सारे अभियान लिए हैं। आपको तो मालूम ही है कि क्या क्या अभियान इस दौरान हम लोगों ने लिए हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आया था कि GR बढ़ाने का, ये बात सही है, ये चिंता बिल्कुल आपकी सही है कि हमारा GR कैसे बढ़ेगा और कैसे करके, क्योंकि जो अभी 27% पर हम हैं और इसको 50% तक कैसे करके आगे बढ़ेगा, ये हमारी चिंता है। हमारी दोनों प्रकार की चिंता है। एक, अंतिम छोर पर कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, और दूसरा छोर हमारा दुनिया की शिखर पर जाने का है। ये दोनों छोर हैं हमारे। ये वहां की यात्रा उस शिखर तक लेकर के जाने का है, और वो रास्ता हम बहुत तेजी से बना रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं। जहां भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षेत्र, हर स्तर और हर प्रकार से कैसे करके ये शिक्षा समृद्ध हो सकती है। इसीलिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को भी इस समय हम लोगों ने प्रमुखता दी है। आपको मालूम होगा कि अभी जो हमको पैकेज मिला था और जो हमारी बजट भाषण में हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। ये भी कहा था अपने बजट भाषण में कि हम दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों को भी उससे जोड़ेंगे। और अभी जो पैकेज मिला उसमें 100 विश्वविद्यालयों में हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाएंगे। अब कई लोगों की बहुत शंका है, अभी कई सारे सवाल उससे भी जुड़े हैं, क्या स्तर बना रहेगा, क्या होगा? क्योंकि जब कोई चीज नई शुरू होती है तो उसके सामने चुनौती होती है, लेकिन जब शुरू होगी तो ही तो उसकी परिणति तक पहुंचेगा। शुरू करेंगे, हम अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता पर ताकत के साथ करेंगे। और मैं तो सभी संस्थाओं को कहना चाहता हूं कि नैक पर वो अपना जरूर करके अपना प्रत्यायन कराएं, वो रजिस्टर्ड हो, हमारी बढ़ेगी, हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, हम अपना मूल्यांकन करने का हमको अवसर मिलेगा। ये जब आदमी को अपना मूल्यांकन, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को जब अपना मूल्यांकन करता है तो पता चलता है। तो जो उसमें कमियां होती हैं उनको दूर करता है, और जो उसकी जो ताकत होती है उसको तेजी से बढ़ाता है। तो कमियों को दूर करना और ताकत को बढ़ाना, ये दोनों ही छोर उसको नई शिखर तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो ऑनलाइन अभी हम लोगों ने शिक्षा शुरू करेंगे, और 100 ऐसे विश्वविद्यालय जो शीर्ष के विश्वविद्यालय होंगे, मुझे लगता है यूजीसी इसको तय कर रही होगी कि वो कौन से 100 विश्वविद्यालय होंगे, उसके मानकों को भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन 100 विश्वविद्यालयों में हम ऑनलाइन शिक्षा करेंगे, और अंतिम छोर का व्यक्ति, अंतिम छोर का बच्चा, जो इन परिस्थितियों में, क्योंकि ये जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, ये कब तक और किन परिस्थितियों में आगे हमको झेलना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। और इसलिए हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम लोग उसके एडवांस तैयारी में जुटे हुए हैं, और फिर यदि ऑनलाइन हम शिक्षा नहीं करते हैं तो जो दुनिया के जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम यह अवसर क्यों देंगे कि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा उसको ऑनलाइन जो है आज अमेरिका में पढ़ेगा? नहीं, हम शुरू करेंगे, हमारे ऑनलाइन में आकर के दुनिया का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हम इस बात को लेकर के जरूर चिंतित हैं और उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि स्तर कैसे करके बना रहे, अच्छा सा स्तर हो, हर हालत में हो, अच्छा स्तर हो। और इसलिए यूजीसी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है,
कि वो उसका कैसे करके वो उसके मानदंड हो। और मैं नैक को भी कहना चाहता हूं कि वो भी इस दिशा में, क्योंकि आगे हमारा जो ऑनलाइन शिक्षा का होगा उसके मूल्यांकन के तरीके अलग होंगे, उसका बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो किस तरीके से ये भविष्य में कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जब आगे आएंगे तो एक बैठक हम अलग से करेंगे, लेकिन यह हमने मन बनाया है और प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है और उनका है कि हम कैसे करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र में कैसे करके होगा और बच्चे घर पर जो है मानसिक दबाव में है। तो अभी आपको मालूम है कि जो अभी जो आर्थिक पैकेज हम लोगों को घोषित हुआ है, उसमें हम मनोदर्पण लेकर के आ रहे हैं। मनोदर्पण ऐसा मेरे बच्चे का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उसको किसी भी स्थिति में उसका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। तो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे काउंसलर हो, और कैसी गतिविधियां उसकी हो ताकि वो स्वस्थ भी रहे, उसका तन और मन ये दोनों ठीक रहे। इसके लिए भी हम अभी इसी बीच हम लोगों ने इसकी भी तैयारी की है और इसको बहुत जल्दी हम लोग उद्घाटन करेंगे। हर यूनिवर्सिटी में इसके लिए भी एक हेल्पलाइन हम बना रहे हैं, ताकि यदि कोई दिक्कत होगी एक लाइन होगी, यदि किसी भी बच्चे को छात्र को कुछ पूछना हो तो हर विश्वविद्यालय में बनाएंगे और यहाँ यूजीसी में भी तैयार करेंगे उसको। तो छात्र मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे, क्योंकि जब मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है। तो जो आपकी चिंता है कि छात्र कैसे करके इस दिशा में वो अपने को उभारे, ये आपकी चिंता बिल्कुल जायज भी है और सही भी है, लेकिन हम लोग लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रही आपने कहा है कि रिक्त पद, ये बात सही है कि राज्यों में भी बहुत सारे पद रिक्त थे और हमारे भी संस्थानों में, केंद्र में भी बहुत सारे पद रिक्त थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे पहले रिक्तता भरनी चाहिए और उस रिक्तता को भरने के लिए हम पूरी ताकत से जुटे हैं। पीछे के समय क्योंकि कुछ हाई कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय हो गए थे जिसके कारण व्यवधान था संस्थानों में, तो उसका भी निस्तारण हो गया। पीछे लोकसभा में वो बिल पेश हुआ था और जिसमें हमने बिल्कुल संशोधन करके उसकी जो दिक्कतें थी वो भी दूर कर दी। अब तो सभी विश्वविद्यालयों को, सभी महाविद्यालयों को उस युद्ध स्तर पर अपने भर्ती को करना है और हजारों भर्तियां की हैं। अभी तक इतने कम समय में शायद कभी इतनी नियुक्तियां हुई होंगी। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो मेरे पास सूचनाएं हैं, राज्यों से सूचनाएं हैं, अपने संस्थानों से सूचनाएं हैं, वो बहुत अच्छी सूचनाएं हैं कि हजारों पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और 12,000 से भी अधिक पद केंद्र के हैं जो विज्ञप्ति जारी हुई है और हजारों नियुक्तियां हुई हैं। और राज्यों से भी मुझे लगता है कि लगभग 30,000 के करीब जो है जो विज्ञापन उन्होंने जारी किया है, जो उनके राज्यों में जो पद रिक्त हैं। तो ये बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यदि पद रिक्त रहेंगे तो उसका शैक्षणिक उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम इस दिशा में भी बहुत तेजी से वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और काफी दबाव दे करके कर रहे हैं। लगातार संवाद में है हम। यदि किसी भी संस्था को यदि कोई कठिनाई होती है तो उसके साथ जुड़ करके हम लोग इसको करना चाहते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी आपकी जो रिक्तता है ये भरी जाएंगी। ये प्रश्न भी अभी आया है कि नई शिक्षा नीति कैसी होगी और कब तक आएगी, उसका क्या भविष्य होगा। तो मुझे लगता है क्योंकि पूरी दुनिया में शायद इतना बड़ा विमर्श पहली बार हुआ होगा। और आप तो सभी शिक्षाविद हैं, आप सभी शोध और अनुसंधान करते हैं। इतना बड़ा व्यापक कि करोड़ों लोगों तक उनको से परामर्श हो, हर स्तर के लोगों से परामर्श हो, अभिभावक से परामर्श हो, छात्रों से परामर्श हो, राजनीतिक क्षेत्रों से परामर्श हो, जनप्रतिनिधियों से परामर्श हो, ग्राम सभाओं तक से
1.25 लाख ग्राम सभाओं तक से चुनिंदी ग्राम सभाओं तक से परामर्श हो, वैज्ञानिकों से परामर्श हो, विभिन्न संस्थाओं से परामर्श हो, और एक बार नहीं कई बार हो, तो मुझे लगता है इतना व्यापक परामर्श, और उसके बाद भी ऑनलाइन डाला हम लोगों ने सब लोगों के सुझाव मांगे, पब्लिक डोमेन में डाला था हम लोगों ने उस नीति को, उसमें भी लाखों सुझाव आए, उसका भी निस्तारण करने की हम लोगों ने कोशिश की। अब हमारी जो नई शिक्षा नीति का मसौदा बिल्कुल तैयार है, और यदि किसी को रुचि हो तो सूत्र में मैं ये कह सकता हूं कि लगभग अभी जो मसौदा तैयार हुआ है, अभी तो उसको पास होना है, तब वो नीति के रूप में आएगा। वो जो लगभग जो मसौदा है वो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान से युक्त होगी, वो प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, वो भारत केंद्रित होगी। वो जहां भारत के पीछे क्या वैभव है, उसको वैभव को लेकर के नए अनुसंधान, शोध और नवाचार के साथ, नए प्रौद्योगिकी के साथ वो दुनिया के शिखर तक जाने के लिए सक्षम होगी। और जो ये नई शिक्षा नीति मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मुझे नए भारत के निर्माण की उन्होंने उनकी संकल्पना है कि नए भारत के निर्माण की जरूरत है। कैसे नए भारत के निर्माण की जरूरत? जो स्वस्थ भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो। स्वस्थ भारत, यदि स्वस्थ ही नहीं है किसी आदमी का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं तो बेकार हो गया। और स्वच्छ, यदि मन केवल ये सफाई घर की और सड़कों की और इसकी सफाई का विषय नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा चिंतन और मंथन है। सफाई तो यदि किसी मन के किसी कोने पर कोई कलुष है वो भी साफ होना चाहिए, स्वच्छ मन होना चाहिए। ऐसा स्वच्छ भारत चाहिए जिसमें बहुत अकलुषितता हो, जिसमें पारदर्शिता हो, ऐसा स्वच्छ भारत चाहिए। सशक्त भारत चाहिए, ताकतवर चाहिए, हर क्षेत्र में ताकत चाहिए, चाहे वो अर्थ के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में उसका सशक्त होना चाहिए। और श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ होना चाहिए, सशक्त भी हो लेकिन उसमें श्रेष्ठता भी हो, क्योंकि ये देश कभी विश्वगुरु कहलाता था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया के लोग हमारे तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। क्या कोई दुनिया का आदमी, क्योंकि मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, आज तक कोई मेरे पास आया नहीं, बताया नहीं किसी ने कि तक्षशिला और नालंदा से पहले, विक्रमशिला से पहले भी क्या कि दुनिया में कोई विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के लोग पढ़ने के लिए जाते थे? और यदि किसी के पास ये उत्तर नहीं है का मतलब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में शीर्ष पर थे, जहां पूरी दुनिया पढ़ने के लिए आती है। हमारा वो वैभव था, हम उस पूरे वैभव को, हाँ जरूर सैकड़ों वर्षों के गुलामी की थपेड़ों ने हमारी जड़ों को कमजोर किया है, और मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप सिर्फ शिक्षाविद है। किस तरीके से भारत की गहरी जड़ों को काटने की कोशिश की है, लेकिन आज हम स्वाधीन है और हमारे नेतृत्व भी प्रभावशाली है, जो चाहता है कि भारत को उसकी जड़ों पर खड़े होकर के विश्व के कल्याण की बातें हो। वो भारत चाहिए जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हूं। वो भारत चाहिए जो विश्व गुरु भारत हो। वो भारत चाहिए जिस भारत जो पूरे वसुधा को अपना परिवार मानता हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हो। अभी भी तो आपने देखा इस महामारी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दवाइयों को पूरी दुनिया में भेजा है, क्योंकि हमारा संस्कार है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार है हमारा। हमने मानवता के कल्याण में कहीं हम पीछे नहीं रहे, इसलिए जो हमारा संस्कार है हम फिर उस संस्कार पर भी खड़े होकर के ज्ञान और विज्ञान के साथ दौड़ेंगे, अनुसंधान के साथ दौड़ेंगे, नवाचार के साथ दौड़ेंगे, और हम एक नए प्रौद्योगिकी के साथ शिखर पर लेकर के अपनी उस शिक्षा को लेकर के जाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा नए भारत का निर्माण चाहिए, और उसका जो रास्ता है, जो उनकी परिकल्पना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहिए। और आज भी हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं, हर क्षेत्र में हमने अगुवाई की है। यदि पीछे के समय को आप देखेंगे तो ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार महसूस होता है लोगों को कि नहीं, भारत
बहुत सशक्त भारत बन रहा है। और इसलिए वो जो सशक्त और श्रेष्ठ भारत के लिए, उसके लिए भी एक सूत्र जो दिया हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। ये मेक इन इंडिया, हमारे पास तो कोई कमी तो नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, संघर्ष की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, तो फिर मेक इन जापान क्यों, मेक इन चाइना क्यों, मेक इन इंडिया क्यों ना हो। और इसलिए हमने भी अपने अपने संस्थानों में ये, जैसे अभी तक हमारे आईआईटी थे तो उद्योग कुछ अलग होते थे, वो पाठ्यक्रम हमारा कुछ अलग होता था, नहीं, अब इन सब के साथ हम समन्वय करेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा की कि अंतर विषयी शोध करेंगे, दो विभाग आपस में मिलकर के तीसरी चीज को निकालेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने तय किया है कि हाथों का जो कौशल है हमारा, हमारे छात्र में, हमारे युवक युवती में प्रतिभा है, मेहनत करने का जो है मादा है उसमें, और इसलिए हम अपने जो ये तकनीकी संस्थान है इनके साथ हम अपने छात्र को जोड़ेंगे, वही अनुसंधान करेगा, उसी पर अनुसंधान करके उस संस्था को ऊपर उठाएगा और नए नए आयाम स्थापित करेगा। तो निश्चित रूप में हाथों को रोजगार मिलेगा, मेक इन इंडिया होगा। यही हम शुरू करेंगे। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि ऐसे ऐसे अनुसंधान के जो पहले इस देश में बनता ही नहीं था, वो चीज हमारे संस्थानों में रहने वाले छात्र छात्राओं और हमारे प्राध्यापकों ने ऐसे शोध किए हैं। यहाँ हम एक से बढ़कर के एक शोधों को कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है चाहे मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया, आज हम बैठे हैं पूरा देश हम आपस में, आप देखिए ना कि ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग संवाद कर रहे हैं। और जब हम संवाद कर रहे हैं पूरा, तो मिनटों सेकंडों के हिसाब से पूरे देश में हम अपना विचार, अपनी बात अपना रख रहे हैं। और अब तो ऑनलाइन जो शिक्षा हुई है वो और एक कदम आगे जाकर के हमको नए आयामों की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो डिजिटल इंडिया हो, तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये 4-5 सूत्र $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में ये सशक्त कदम होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमको रास्ता दिया है। और उसका रास्ता नई शिक्षा नीति, इस जो नए भारत के निर्माण में ये जो नई शिक्षा नीति होगी वो उसका आधारशिला होगी, उस नए भारत की आधारशिला होगी। और इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो आपके मन में उत्सुकता थी कि वो नया भारत तो किस ढंग का होगा, जो नई शिक्षा नीति वो किस ढंग की होगी, तो मैंने सूत्र में ये आपको बांटने की कोशिश की है। और सब आपसे ही होकर के गुजरता है। आप तो हमारे योद्धा हैं, आप वो योद्धा हैं जो मार्गदर्शा हैं। आप पीढ़ी को खड़ा करते हैं। आपके माध्यम से ऑनलाइन भी जाएंगे तो आपके माध्यम से जाना है, क्योंकि आप गुरु हैं। और हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है कि हमने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो गुरु शब्द हमारे यहाँ शिखर का था, आज भी है। आज भी हम उसको उन्हीं गुरु जन के माध्यम से ऑनलाइन को भी पूरी तरीके से आगे करेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज शिक्षा को और मजबूत करेंगे। और इसलिए जो आज आप सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि आप किसी न किसी संस्था को आप प्रिंसिपल हैं, आप डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, आप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, आप संस्थानों के निदेशक हैं। आप पर पूरी नजर टिकी हुई है मेरे हिंदुस्तान की। ये जो आज ये 33-34 करोड़ छात्र छात्राओं को यदि माता पिता को भी जोड़ दिया जाए तो आप प्रतिदिन 100 करोड़ लोगों को स्पर्श करते हैं, कम से कम 100 करोड़ लोगों को आप समझ सकते हैं। और इसलिए ये जो आधार है हमारा, इसको हमको और मजबूत करना है, ताकत के साथ मजबूत करना है। मुझे भरोसा है कि जो आगे आने वाली परिस्थितियां हैं इनका हम मुकाबला करेंगे। और जो अवसर हमको मिल रहे हैं, इन अवसरों को हम और ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे भरोसा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और शर्मा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इनकी तो आज मेरे को बताया गया कि आज इस दायित्व के 2 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं इनके। तो आपको मेरी शुभकामना कि आपने ये अच्छा किया। हमारे सिंह साहब भी अब आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिंह साहब, तो आपकी अनुपस्थिति खल रही थी अभी तक हमको। मैं आ गया सर। तो मुझे आपको भी धन्यवाद देना है। मैं अभी जब देख रहा था और एक प्रश्न भी आया था,
जिसमें ये कहा गया कि ये उच्च शिक्षा में यूजीसी ने क्या क्या किया। तो जो मेरे जानकारी में आया, जैसे आपने दीक्षारंभ किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और अभी सभी प्रिंसिपल्स को भी कहना चाहता हूं कि दीक्षारंभ जो छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए जो मार्गदर्शिका आपने तैयार की, बहुत खूबसूरत की, बहुत अच्छी तरीके से की। LOCF भी आपने बनाया है, तैयार किया है, जो पूर्व स्नातक शिक्षा के लिए अध्ययन और परिणाम पर आधारित रूपरेखा का है। आपने ICT आधारित शिक्षा के उपकरणों को भी किया है। जीवन कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम में मैंने देखा है वो बनाया है। इसी बीच ये जो इस बीच एक वर्ष के कार्यकाल में आपने जिस तरीके से कुछ नई चीजों को किया है, समाज एवं उद्योग के संबंध में किया है, केयर शैक्षणिक और शोध आचार सहनीति, उसको तो मैंने स्वयं ही उसका लोकार्पण किया था। स्ट्राइड का जो है जो अंतर विषय, इसको भी मैंने लोकार्पण किया था। ये भी आपकी अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने की दृष्टि से मेरे छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। ये सतत भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका। मैं सभी प्राचार्य से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी कुलपति गण से, कि सतत भी पर्यावरण के अनुकूल और सतत परिसर के विकास की जो रूपरेखा उसके अंदर है, बहुत अच्छा है। मूल्य प्रवाह